श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ आज इस भेंट वार्ता से जुड़ने के लिए बेहद खास मेहमान हैं। आप हैं डॉक्टर तलहा साद, विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर टीबी एवं चेस्ट विभाग, बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस भेंट वार्ता में। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं श्रोताओं की कोरोना की दूसरी लहर जारी है और ऐसे में आम जनता को, सभी को, जनमानस को सावधानी और सुरक्षा बरतना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। तो क्या क्या सावधानी और सुरक्षा हो सकती है जो आपको इस कोरोना के संक्रमण से बचा सकती है, और ये कोरोना का संक्रमण पिछली बार से कैसे ज्यादा खतरनाक है? डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो आपने पूछा है कि कोरोना का जो कि दूसरी लहर जो कि इस साल जो हम देख रहे हैं, ये पिछले साल के अपेक्षा में किस तरह से भिन्न है। पिछले साल जो कि हमारे पास अगर इसी अप्रैल महीने को और मई महीने को आप अगर देखेंगे 2020 को और वो 2021 को, तो आपको याद होगा कि 2020 में जब पहली लहर थी कोरोना की, तो हमारे पास पूरे अप्रैल महीने में मात्र 16 मरीज ही सिर्फ अस्पताल में भर्ती हुए थे और मई के महीने में भी जो अस्पताल में मरीज की भर्ती होने की संख्या थी वो 142 से ज्यादा नहीं थी। अब अगर आप देख सकते हैं कि 2021 में जो अप्रैल महीना रहा है उसमें ही कितने ज्यादा मरीज भर्ती हो गए, काफी तेजी से इससे संक्रमण फैला और मरीजों की संख्या 1000 के ऊपर चली गई सिर्फ मात्र पहले हफ्ते से ही। और इसी वजह से जो अनुपात मरीजों का भर्ती होने का रहा वो काफी ज्यादा रहा पिछले साल की अपेक्षा में। जी। अब दूसरी चीज एक खास ये रही कि पहले जो 2020 में जो पहली लहर में जो मरीज हमारे पास भर्ती होते थे उनका एवरेज 5 से 7 दिन में तबीयत काफी बेहतर हो जाया करती थी और उनको हम छुट्टी कर पाने में समर्थ रहते थे। लेकिन इस साल क्या होता है कि जब भी मरीज हमारे पास आता है तो उसका संक्रमण काफी ज्यादा रहा करता है और उनको ठीक होने में एवरेज कम से कम 12 से 18 दिन लग जा रहे हैं। तो पिछले साल की अपेक्षा में जो संक्रमण है वो काफी ज्यादा घातक रहा है, एक नंबर। दूसरा, ठीक होने में उनका जो समय एवरेज लगता है वो पिछले साल की अपेक्षा काफी ज्यादा बढ़ भी गया है। अब इसमें से समझने वाली बात ये है कि अगर कोरोना से संक्रमित व्यक्ति अगर है, अभी आप देखने के लिए समझना होगा कि ये जो मरीज जो कि आ रहे हैं कोरोना से संक्रमित, तो ये कई एक अलग अलग लक्षण लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि पिछले साल आप देख सकते थे कि खांसी होना और सर्दी होना, गले में खराश होना और सांस फूलने वाली जो परेशानी, ज्यादातर जो परेशानियां छाती से संबंधित हुआ करती थी वही सिर्फ परेशानियां पिछले साल के लक्षण थे। लेकिन इस साल जो है अलग अलग प्रकार का लक्षण, कोई सा भी लक्षण, जैसे ये हो सकता है कि दस्त लगना, उल्टी लगना, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, सिर्फ माथा का दर्द रहना, ये कई अलग अलग लक्षण हो सकते हैं इस कोरोना की दूसरी लहर में। दूसरी बात ये है कि हम अपने सारे डॉक्टर्स को ये बता रहे होते हैं कि जो कोरोना से संक्रमित कोई भी अगर व्यक्ति अगर आपके पास परेशानी लेकर के आ रहा है तो आप उससे मान करके चल सकते हैं कि ये कोरोना का ही मरीज है और उसको स्क्रीनिंग जरूर से करें, उसकी जांच जरूर से करें और उसके पश्चात ही जो है उन लोगों को आप ये तय कर सकते हैं कि ये कोरोना से संक्रमित नहीं है। लेकिन आपको शुरू में ये मान करके चलना होगा कि ये कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि इनके लक्षण जो है वो काफी अलग अलग हैं। पेट दर्द, उल्टी लगना, दस्त लगना, माथा दर्द होना, ये सभी चीज हो सकते हैं। लेकिन 3 चीजें बेहद जरूरी हैं कोरोना की दूसरी लहर में लक्षण को पहचानने में। पहला है अत्यधिक तेज बुखार रहना, शरीर का काफी ज्यादा टूटना और तीसरा अप्रत्याशित तौर पे खांसी रहना। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं कि कोरोना की दूसरी लहर में जो सबसे मुख्य लक्षण जिसको कि हर व्यक्ति को जानना चाहिए और उसको देखना चाहिए, उसमें पहली चीज है शरीर का अत्यधिक टूटना। इतना शरीर का टूटना जैसे कि लगता हो कि 10 कदम भी चल पाना दूभर हो। दूसरा, अत्यधिक तेज बुखार रहना और तीसरा, अत्यधिक तौर पे खांसी बढ़ जाना। अगर इन तीनों लक्षणों में से कोई भी लक्षण है तो आप जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज की फीवर क्लिनिक में आकर के दिखा लें।
इसके पश्चात दो और बातें बोलना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि अगर आपको कोई मामूली से भी लक्षण रहे, सर्दी रही, गले में खराश रहा और हल्की फुल्की खांसी है, और इसके लिए आप अगर मेडिकल कॉलेज की फ्लू ओपीडी में आपने आकर के दिखलाया था और अगर आप कोई दवाई खा रहे थे, लेकिन इस दवाई का सेवन करते हुए अगर आप घर पे ही थे, लेकिन अगर ये 3 जो लक्षण मैंने बताए, अत्यधिक तेज बुखार रहना, शरीर का टूटना या अत्यधिक खांसी बढ़ जाना अगर है, तो आप तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर साहब को फिर से दोबारा संपर्क कर लें और अपनी इस परेशानी के बारे में जरूर से बताएं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोरोना की जो ये दूसरी लहर है, इसमें जो देखने को मिल रहा है वो ये कि शुरू में जो है इसकी हल्की सी परेशानी रही, सर्दी खांसी और ये रहा, और तीसरे दिन से जो है बुखार का तेजी से बढ़ जाना होता है, जो कि 7वें 8वें दिन तक बुखार अगर टूट नहीं रहा है और उसके बाद अगर आप मरीज को 8वें दिन देखते हैं तो उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी होती है। लेकिन अगर तीसरे से 7वें दिन के बीच अगर बुखार अगर बढ़ रहा है और उसी वक्त आपने अगर सही इलाज करा लिया तो आपका जो संक्रमण है उसकी रफ्तार कम हो जाया करती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इसमें समय का ध्यान रखना, दिन का ध्यान रखना खासकर बीमारी में बहुत जरूरी है। और ये जो टाइमलाइन आपने बताई कि तीसरे से लेकर 7वें दिन तक अगर आपने सही इलाज करा लिया, तो ये कैसे एक मरीज जो है इस बात को जाने कि उसको आज फीवर आया या आज सर्दी जुकाम के लक्षण आए उसको, तो उसके बाद से उसको कब सतर्क हो जाना चाहिए और बीमारी के काउंटिंग का जो दिन है, खासकर कोरोना की बात करें हम, तो किस समय से मान लेना चाहिए उसको ताकि उसका सही सफल इलाज हो जाए बिना किसी जटिलता के, बिना किसी परेशानी के। मैंने कहा कि ये जो कोरोना की दूसरी लहर जो आई हुई है, इसमें जो समय है, जो दिन है, वो बेहद कीमती हो रहे होते हैं। और इसके लिए आपको समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको कि सर्दी खांसी जुकाम अगर हो गया है और वो एक दवाई चालू कर लिया है, वो अपने डॉक्टर साहब से मिल रखा है और उसने दवाई लिखवा रखी है और वो दवाइयों का सेवन कर रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की फीवर क्लिनिक में दिखा रहा हो या किसी भी अन्य जगह पे डॉक्टर साहब को दिखा रहा हो, अब दवाई खाते हुए उसके दवाई को शुरू करने के पश्चात अगर अब उसको बुखार आ रहा है और ये बुखार अत्यधिक तेज बुखार है और ये बुखार टूटने का नाम नहीं ले रहा है, बुखार की गोली जो है वो पैरासीटामोल की ले रहा है और उसके पश्चात भी अगर ये बुखार तेज ही आता जा रहा है, तो यहाँ से जिस दिन से उसका बुखार तेज बढ़ गया है, यहाँ से अगला 5 दिन बेहद कीमती है। तो मेरा आग्रह ये है कि अगर 2 दिन भी अगर आपका बुखार तेज चल रहा है और टूट नहीं रहा है, तो आप जरूर से अपने डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए, क्योंकि जब आप 5-6 दिन तक इंतजार करते हैं कि शायद अब मेरा बुखार कम हो जाएगा और वो आप पैरासीटामोल की गोलियां खा करके अपना समय निकाल रहे होते हैं, तो शुरुआत के 3 दिन जब से आपके लक्षण शुरू हुए और आपने 2-3 दिन शुरू में दवाई खाई और उसके बाद से जब से बुखार आना शुरू हुआ, अगर आप उसके पूरे समय को देखेंगे तो 5 दिन बुखार के और 3 दिन पहले 8 दिन के बाद जब आप अस्पताल पहुंचते हैं तो आपका संक्रमण काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। और संक्रमण जब बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है तो 2 परेशानी हो जाती है। एक तो ये कि आपकी दवाइयां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और दवाइयां ज्यादा होने के पश्चात भी संक्रमण को रोकना काफी कठिन होता है। दूसरी चीज ये होती है कि आप काफी कम ऑक्सीजन से ही ठीक जो हो जा रहे होते, वो अब आपको काफी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो जाएगी, क्योंकि आपने समय निकाल दिया। अगर 5 दिन जो कीमती 5 दिन थे जिनमें कि तेज बुखार आपने बढ़ने नहीं दिया और वहीं पर आपने अगर सही इलाज जल्द से जल्द डॉक्टर साहब को दिखा लिया तो इस बीमारी को वहीं पर थामा जा सकता था। 2 दिन बुखार तेज अगर है और टूट नहीं रहा है तो आप और ज्यादा इंतजार ना करें और जरूर से अपने डॉक्टर साहब को दिखा लें, ताकि समय रहते हुए आपका सही इलाज जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। जी, समय बहुत कीमती है ऐसा आपका कहना है, और प्रारंभिक अवस्था में ही अगर हम सचेत हो जाएं और अगर बुखार नहीं टूट रहा है हम तुरंत संपर्क करें, जांच कराएं और कोरोना के एक संदिग्ध मरीज मान करके अपना इलाज कराना शुरू करें, तो मरीज का जल्दी स्वस्थ होना बहुत संभव है और जान के ऊपर से कोई खतरा नहीं आएगा, ये भी आपका कहना है। डॉक्टर साहब, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि ये शारीरिक बीमारी के साथ साथ बहुत हद तक मानसिक लड़ाई भी है। कई बार व्यक्ति पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है, उसको लगता है कि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसे बेड नहीं मिलेगा, मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिलेगा, डॉक्टर का इलाज नहीं मिलेगा उसे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह की किल्लत अभी भी है?
ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना एक अलग सी बीमारी है, एक नई सी बीमारी है, और क्योंकि इससे संक्रमित कई लोगों ने जान गंवा दी होती है, तो सभी व्यक्ति के परिवार में से किसी न किसी व्यक्ति को ये संक्रमण झेलना पड़ा है या उनके यहाँ किसी का निधन हो गया है। ऐसी चीज हो जाने के बाद सभी के अंदर एक डर सा बैठ जाना स्वाभाविक सा है। इस बात को आप मना नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो शुरुआती समय रहा अप्रैल का, जिसमें कि संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा था और उस समय बेड की संख्या कम थी और मरीजों की संख्या काफी ज्यादा थी, तो कई लोगों को बेड मिलने में भी कठिनाई आई और उसकी वजह से लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है कि क्या उनको बेड दोबारा मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। ये दोनों बातें बेहद जरूरी हैं। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अस्पताल में अभी बेड कमी नहीं है और बेड आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप समय रहते हुए फीवर क्लिनिक में दिखाएंगे तो आपको जरूर से जरूर, अगर संक्रमण ज्यादा है या डॉक्टर साहब को ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो बेड मिल जाएंगे। तो इस बात के लिए घबराहट ना रखें कि अस्पताल में जगह फुल हो गई है और अस्पताल में आपको इलाज नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज है कि हम सभी लोगों को एक दूसरे के प्रति संवेदना रखनी चाहिए और हिम्मत दिखानी चाहिए, और इस बीमारी से हम लोगों को मजबूती से लड़ाई लड़ना है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, संसाधन मौजूद है और हम सभी लोग इसका काफी मेहनत से मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनके मन में भी एक डर सा बैठा हुआ है कि क्या हम यहाँ से अगर छुट्टी करा करके वापस घर चले जाएंगे तो फिर हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो क्या हम वापस लौट करके अस्पताल में भर्ती हो पाएंगे। तो उनके लिए भी हम ये बताना चाहते हैं दो बातें। एक तो ये कि अगर आप अस्पताल में ही पड़े रहेंगे तो अस्पताल में और विभिन्न प्रकार के संक्रमण भी जो होने के खतरे हैं वो ज्यादा होते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है और अगर आपको डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप घर सुरक्षित तौर पे जा सकते हैं और आप दवाइयां घर पे खा सकते हैं, तो उनको जरूर से जरूर घर जाना चाहिए। और अस्पताल में जो है और दूसरे जरूरतमंद लोग जिनको की ज्यादा अस्पताल के बेड की आवश्यकता है, उनके लिए अस्पताल में जगह देनी चाहिए। सिर्फ इसलिए उनको अस्पताल में रुकना नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास अभी उन्होंने एक बेड पे कब्जा कर रखा है, इसलिए वो अस्पताल छोड़ना नहीं चाह रहे होते हैं। तो ये दोनों बातें बेहद जरूरी है। डॉक्टर की सलाह मानना बहुत जरूरी है और एक दूसरे के प्रति संवेदना रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जब आपको डिस्चार्ज करने की सलाह देता है तो आपको पूरी तरीके से जांच करने के बाद ही देता है, तो डॉक्टर की सलाह का यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक बात हम और जानना चाहेंगे, अधिकतर जो मरीज होते हैं कोरोना के, जिनको होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है, जिनके लक्षण बहुत ज्यादा उभर के सामने नहीं आ रहे होते हैं और घर में ही रह के सही हो जाते हैं, तो वैसे मरीजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि घर में रह के कैसे खुद को सुरक्षित रखें, परिवार को भी सुरक्षित रखें, और क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं जिनकी उन्हें नियमित अंतराल पे जांच करती रहनी चाहिए? जो कोरोना से संक्रमण है एक दूसरी लहर में भी ऐसा नहीं है कि इससे जितने भी व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं वो गंभीर ही अवस्था में चले जाते हैं। जी जी, ये बात को समझने की जरूरत है कि इसमें ऐसी बात नहीं है कि हर व्यक्ति जो कि कोरोना से संक्रमित होगा उसे आईसीयू या अस्पताल में भर्ती होने की ही आवश्यकता होती है। 80% लोग जो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं उन लोगों को बिना लक्षण रहे या बहुत ही मामूली लक्षण रहते हैं, और बाकी 15-16% ऐसे होते हैं जिनमें की बहुत ही मामूली से लक्षण रहेंगे, जिनका की इलाज अगर आप समय रहते हुए मेडिकल कॉलेज की फीवर क्लिनिक में आकर के दिखा लेते हैं तो आप आसानी से घर पे भी कर ले जा सकते हैं। उनके लिए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखने की जरूरत होती है। जब आप दिखा रहे होते हैं तो वहां पर क्या आपकी दवाइयां मुफ्त में दी जाती हैं, और वो दवाइयां जो है 5 प्रकार की होती हैं। पहली चीज एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की गोली जो है वो खाने के लिए आपको दिन भर में एक बार दी जाती है। दूसरा, पैरासीटामोल की गोली जो है वो आवश्यकता अनुसार दी जाती है कि ये पैरासीटामोल की गोली जब भी बुखार रहेगी तो उसके अनुसार आपको खानी चाहिए। तीसरी चीज होती है वो एक जिंक की गोली होती है और एक विटामिन सी की गोली हो रही होती है। और अगर खांसी है तो खांसी की शीशी आपको दे दी जाती है और एक गैस की गोली दे दी जाती है। ये आसान सी गोलियां आपको घर पे नियमित तौर पे खा लेनी चाहिए। इसके संग संग आपको अपने ऑक्सीजन का जो मात्रा है, मशीन होती है जो कि 1000-1200 रुपए में बाहर मार्केट में मिलती है, उससे जो है आपको सुबह, दोपहर और शाम 3 बार दिन भर में उसको जांचना चाहिए और उसका एक चार्ट बना लेना चाहिए।
और इस ऑक्सीजन के मापने की मशीन जो पल्स ऑक्सीमीटर है, इससे आप अपने ऑक्सीजन को माप करके उसमें लिख लिया करें। इसके संग संग ही एक थर्मोमीटर जो होता है, सिंपल थर्मोमीटर जो कि 70-80 रुपए में मिलता है, वो ले लेना चाहिए। ये पूरे परिवार के लिए काम आ जाएगा। और उससे क्या है कि ये जो थर्मोमीटर है, इससे आप टेम्परेचर नाप ले सकते हैं, और टेम्परेचर और ऑक्सीजन का सैचुरेशन, ये दो चीज बेहद कीमती होते हैं। इससे जो है आपको जब भी आप अपने डॉक्टर साहब को दोबारा दिखाने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर साहब उसके पैटर्न, मतलब किस प्रकार से आपकी बीमारी बढ़ रही है या घट रही है, उसका अंदाजा लगा ले जाते हैं। तो आपको नियमित तौर पे दवाइयों का सेवन करना चाहिए, जो कि डॉक्टर साहब ने आपको घर पे रहते हुए में दिया है। दूसरी चीज है, आपको ऑक्सीजन के सैचुरेशन को मापना चाहिए और टेम्परेचर को नापना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि टेम्परेचर अगर आपका 100 डिग्री से ज्यादा तेज बुखार अगर आपको लगातार बना हुआ है, तो आप जरूर से जरूर 2 दिन के भीतर ही, 48 घंटे के भीतर ही अपने डॉक्टर साहब को दोबारा जरूर से दिखा लें। ऑक्सीजन का सैचुरेशन अगर 90% से अगर नीचे है, तो आप घर पे ना रुकें और जरूर से जरूर आकर के अपने डॉक्टर साहब को फीवर क्लिनिक में दिखा लें। अगर आप वो पूरा चार्ट दिखा देंगे, तो डॉक्टर साहब तुरंत समझ ले जाएंगे कि आपकी बीमारी बढ़ रही है या एक नियमित तौर पे ही वैसे ही चल रही है। तो ये दोनों चीजें बेहद जरूरी हैं। तीसरी चीज हो रही होती है एक प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन मतलब पेट के बल उल्टा लेटना को कहते हैं जी। ये प्रोन वेंटिलेशन बेहद जरूरी होता है, और इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। पेट के बल उल्टे लेटना आपको लगेगा कि बड़ा ही आसान सा शब्द है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रकार का एक एक्सरसाइज है, एक प्रकार का व्यायाम है। जैसे कि कोई भी व्यायाम को अगर आपने पहले से रेगुलर बेसिस पे किया नहीं है और आप नए तौर पे अगर उसको करने की कोशिश करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी आप आईसीयू में या आप गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो वहां पर आप प्रोन वेंटिलेशन नहीं कर पा रहे होते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि घर में अपने खुद भी, अपने बच्चों को और बड़े बूढ़े लोगों को, सभी लोगों को ये प्रोन वेंटिलेशन करने के लिए उत्साहित करें और इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि जब भी गंभीर अवस्था हो तो इसको आसान तौर पे किया जा सके। प्रोन वेंटिलेशन डॉक्टर साहब कैसे करना होता है, थोड़ा हमारे श्रोताओं के लिए आप बताएं। प्रोन वेंटिलेशन में एक पतले तकिया को अपने पेट के नीचे लगा करके पेट के बल उल्टा लेटना चाहिए, ठीक है, और अपने शरीर को ढीला छोड़ने की कोशिश करें, और देर से देर तक जो है आप पेट के बल उल्टा लेटने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में आप 5-10 मिनट करें, फिर आधा घंटा करें, फिर उसकी और ज्यादा से ज्यादा समय अवधि को बढ़ाने की कोशिश करें। इसके अलावा जो है खाने पीने में भी आपको ध्यान देना चाहिए कि पानी जो है वो 15 ग्लास, मतलब कि कम से कम 4 लीटर पानी पीने की जरूर से कोशिश करें। एक नारियल पानी जरूर से पीने की कोशिश करें। और तीसरी चीज है कि तली हुई चीज और बेसन से बनी हुई चीजों का कम से कम सेवन करें। ये जो चीजें हैं खाने पीने में, इसका ध्यान दें। और आखिरी चीज जो है वो ये रहेगा कि आपको अपने भीतर एक पॉजिटिव माइंडसेट वो बनाए रखने की कोशिश करें। आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखेंगे तो आप जरूर इस बीमारी से आसानी से लड़ ले जाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने आप को रखेंगे कि एक हीन भावना रखेंगे कि हम बहुत ही ज्यादा गंभीर मरीज हो गए हैं, हम गंभीर अवस्था में हैं और हमें कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तो आप जरूर इससे हार जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट रखें, घबराएं नहीं, आप इस बीमारी से जरूर पार पाए जाएंगे। मैं अपने व्यक्तिगत जो अनुभव है वो भी आपको बताना चाहूंगा कि जब ये कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई और कोरोना के मरीजों की संख्या अपार होते चली गई, और इसी बीच जो है 13 तारीख से रमजान भी शुरू हो गए थे। मैं खुद भी रोजा रख करके सुबह से रात तक जो है लगभग ड्यूटी लगातार करता रहा हूँ, और मैं सुबह से आईसीयू में जो जाता हूँ तो 8 बजे से लेकर के रात मुझे कई बार 12 बज जाते हैं लौटते हुए घर। और इस बीच में जो है मुझे अफ्तार भी जो करना होता है, तो वो शाम में लगभग 6:30 पौने 7 के लगभग का समय होता है, वो अस्पताल में ही करना पड़ जा रहा होता है। लेकिन तब फिर भी अपने भीतर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। इसी बीच जो है हमारी माताजी की भी तबीयत काफी खराब हो गई थी, लेकिन अब जो है उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई। और इस सारे पूरे संघर्ष में, मतलब व्यक्तिगत परिवार के स्तर पे भी जो है एक संघर्ष किया, और अस्पताल में मरीजों के बीच में भी एक संघर्ष चलता रहा। और इसी बीच जबकि पिछली लहर में जो है, पिछले साल जब मैं विभाग में अकेला था, और इस साल जो है हमारे विभाग में एक और हमारे जूनियर डॉक्टर जो है डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा भी थे,
लेकिन उनकी भी तबीयत खराब हो गई और फिर से जो है उनका एक काफी लंबा संघर्ष रहा इस बीमारी को लेकर के। और लेकिन तब फिर भी जो है अपने भीतर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने से मुझे काफी ज्यादा इसमें ऊर्जा मिली और जो है मैं इस बीमारी से सारे अस्पताल में मरीजों की भी बेहतर देखभाल कर पाया और घर पे भी जो है माता जी की तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद जो है मैं इसमें बिल्कुल लड़ता रहा। और अभी जो है इस संघर्ष से ये हुआ है कि काफी मरीज भी अस्पताल में ठीक हुए और घर पे माता जी भी ठीक हुई हैं और हम सबके बीच में वापस डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा लौट करके घर स्वस्थ होकर के आ गए हैं। बहुत सुखद क्षण है ये और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव माइंडसेट से यदि इंसान आगे बढ़ता है तो कठिन से कठिन जंग को जीत लेता है। और ये जीवन संघर्ष है, हमें इस संघर्ष को समझना पड़ेगा और किसी भी चुनौती के सामने हमें घुटने नहीं टेकने हैं। और बहुत समर्पण है आप लोगों का, पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी का समर्पण है। सबके जज्बे को हम सलाम करते हैं कि कठिन और विपरीत परिस्थिति में भी लगातार आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें स्वस्थ करके मुस्कुराहट के साथ घर भेज रहे हैं। डॉक्टर साहब आखिरी में बस आपसे चंद सवाल और मैं करना चाहूंगा, खासकर दवाइयों को लेकर के और जांचों को लेकर के। कई बार कुछ दवाइयों को लेकर के, इंजेक्शंस को लेकर के कालाबाजारी होने लगती है और क्या उसका कोई विकल्प हमारे पास मौजूद होता है ताकि हम उन जो कालाबाजारी करने वाले तत्व हैं उनको रोक पाएं और मरीज कम खर्च में सही हो जाए? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आजकल कुछ जांचों की बहुत ज्यादा परंपरा शुरू हो गई है, जैसे आरटीपीसीआर के अलावा लोग सीटी स्कैन की तरफ तेजी से भाग रहे हैं और दूसरी सीपीसी वगैरह और ब्लड टेस्ट वगैरह जो होता है वो भी करवा रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति कहां तक सही है और कब हमें इन्हें करवाना चाहिए? पहली चीज जो कि आप पूछ रहे हैं, जो दवाइयों की वाली बात, उसमें इंजेक्शन रेमडेसिविर एक प्रकार का इंजेक्शन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के मरीजों में जो है लगाने की बात है। ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है इसका अच्छा इस्तेमाल, अच्छा रिजल्ट जो है अगर अर्ली स्टेज में माइल्ड टू मॉडरेट का मतलब ये हो रहा होता है कि जब संक्रमण इतना ज्यादा ना फैला हुआ हो फेफड़े में, इतना ज्यादा ना फैला हुआ हो का मतलब कि जब तक कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है 80% से भी नीचे चला गया है तो इसको जो है काफी ज्यादा संक्रमण हम मान रहे होते हैं। सो माइल्ड टू मॉडरेट केस में जो है वो कोरोना के अगर माइल्ड टू मॉडरेट केस में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाए तो उससे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। सो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है ये गवर्नमेंट की सप्लाई से जो है मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। ये बात आपकी सही है कि प्राइवेट स्तर पे जो है इसकी कालाबाजारी और ये जो है कुछ लोगों ने, अभी आपने जैसा देखा भी होगा कि सरकार ने काफी शिकंजा कसा है उन लोगों पे जो लोग इसकी कालाबाजारी कर रहे थे, तो ये बेहद गलत बात है। दूसरी बात जो कि आपने पूछा है कि सिटी स्कैन की जांच कराने से क्या आपको लाभ होते हैं या सिटी स्कैन कराने की क्या चीजें हो रही होती हैं, तो हम उनके लक्षण के आधार पे ये बात को तय करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में इसको संक्रमण है या नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ खून की जांचें और कुछ एक्सरे ये मदद कर रहे होते हैं। लेकिन इन परिस्थिति में जहां पर कि आपको उसके लक्षण ऐसे दिख रहे हों जिनमें कि उसकी संभावना कि ये कोरोना ही का ग्रसित व्यक्ति है लेकिन और बाकी जांचें नहीं साबित कर पा रही हों, तो सिटी स्कैन काफी लाभकारी साबित होता है और सिटी स्कैन उसको जल्द से जल्द पकड़ने में मदद करता है। तो सिटी स्कैन एक प्रकार की जांच इस्तेमाल की जा सकती है जबकि मरीज के लक्षण काफी ज्यादा इस बात के लिए हों कि वो कोरोना से संक्रमित है लेकिन उसकी आरटी-पीसीआर की जांच नेगेटिव आ रही है या और अन्य जांचें मददगार साबित नहीं हो रही हैं। क्योंकि सिटी स्कैन की जांच अगर समय रहते हुए कर ली जाए तो उसकी दवाई शुरू करने में मदद मिलती है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो जांच है, दवाइयां हैं, ये आप अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन से, डॉक्टर के परामर्श से लें और डॉक्टर आपको सही समय पे गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। इसके अलावा डॉक्टर साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जब भी आपको बुखार आए और बुखार टूटे ना तो आप फ्लू ओपीडी में जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोकल लेवल पे भी, आंचलिक क्षेत्रों में भी, कस्बों में भी अब जो है कोविड केयर सेंटर्स खुल गए हैं, वहां पे भी जाकर के आप जांच करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर तलहा साद, विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर टीबी एवं चेस्ट विभाग, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से। अभी आप सुन रहे थे
कोरोना के लक्षण, जांच व बचाव विषय पर दीपक निषाद से डॉक्टर तलहा साद की बातचीत।